पीएम स्पेशल की हम शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव, जहां पहले चरण में 93.19% मतदान हुआ तो दूसरे चरण में 91.66% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 92.47% रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज हुई। जाहिर है कि 4 मई को नतीजों का दिन है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते दिखे, लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार अभी करना ही होगा। लेकिन इन चुनावों का आकलन करना भी जरूरी है और इसी आकलन में महिला वोटर्स ने इन चुनावों में एक अहम रोल प्ले किया है। कहा यह जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में फीमेल वोटर्स की भूमिका सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो सत्ता की चाबी यानी की टुवर्ड्स पावर बन चुकी है। साल 2021 विधानसभा चुनाव, जहां महिला वोटर्स का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण रहा। साल 2026 में कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। बंगाल चुनाव के मद्देनजर कोर थीम के लिहाज से यह सवाल उठता है कि क्या महिला वोटर्स साइलेंट वोटर रही हैं या फिर वो एक डिसाइसिव फोर्स भी रही हैं। और इसी तौर पर यानी डिसाइसिव फोर्स के तौर पर क्या महिलाएं पश्चिम बंगाल का नतीजा तय करती हुई दिख रही हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि विमेन एज स्विंग वोटर्स की तरह क्या काम कर रही हैं। क्या विमेन वोट बैंक अब कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर निर्णायक बन रहा है। इन चुनावों में भी पिछले चुनाव की तरह स्कीम वर्सेस सेफ्टी के बीच जंग नजर आई। ऐसे में यह भी सवाल जरूर उठता है कि लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री जैसी योजनाओं की तुलना में क्या महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा ज्यादा असरदार रहा है। टर्नआउट ट्रेंड के लिहाज से अगर समझेंगे तो पिछले चुनावों में महिला वोटिंग पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही थी। ऐसे में इस बार भी क्या यही ट्रेंड रिपीट हो रहा है। अब पॉलिटिकल मैसेजिंग के हिसाब से एक सवाल यह भी है कि इस बार के बंगाल इलेक्शन में टीएमसी या फिर बीजेपी किसने महिलाओं को बेहतर तरीके से टेस्ट किया है या टारगेट किया है। ग्राउंड रियलिटी वर्सेस नैरेटिव की बात करेंगे तो क्या फीमेल वोटर्स ने साइलेंट सपोर्ट दिया या फिर प्रोटेस्ट वोट किया है। और जिस दिन से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से लेकर अब तक टिल डेट दोनों ही चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब क्या महिला वोटर्स बंगाल की सत्ता को तय करने वाली है। बीते कुछ इलेक्शन को जब हम गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि महिलाओं का मतदान के प्रति विशेष रुझान बढ़ा है। निश्चित तौर पर उनकी भागीदारी बढ़ी है। पीछे क्रम में जब हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं, जब असम के संदर्भ में देखते हैं और ठीक बंगाल के संदर्भ में जब देखते हैं तो वही बात लागू होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारें भी महिलाओं के कल्याणकारी योजना के नाम पर बहुत सारी योजनाएं लाती हैं। वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए है। लगातार योजनाओं का भंडार है। लेकिन निश्चित तौर पे महिलाओं का इस तरह से राजनीति में भागीदारी बढ़ना एक शुभ संकेत भी है। उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। आधी आबादी को घर से बाहर निकल करके और सरकार बनाने में यदि अपनी भूमिका तय करना महसूस हो रहा हो, स्वागत योग्य है। आंकड़ों से ये तो साफ है कि इनकी भूमिका चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है। आधी आबादी की भूमिका, क्योंकि इनकी सक्रियता में भी इजाफा हुआ। महिलाएं बंगाल में जो कि अक्सर साइलेंट वोटर के तौर पर देखी जाती रही। घर के मेल मेंबर्स चाहे किसी भी पार्टी की विचारधारा के साथ दिखते हों, लेकिन महिलाएं अक्सर अपनी पसंद, बजट और सुरक्षा को ध्यान में रखकर फ्रीली वोट करती हैं। 2021 में ममता बनर्जी की भारी जीत के पीछे 50% महिलाओं का समर्थन माना गया था। लेकिन इस बार फीमेल वोटर्स का मूड क्या कहता है, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। वो उत्साहित तो दिखी, लेकिन बटन किस पार्टी के निशान के सामने दबाया है, इसके बारे में ज्यादा खुलकर वो बोलती हुई नहीं दिखी। नंबर गेम के हिसाब से अगर समझेंगे तो पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 48 से 49% थी। 2021 के विधानसभा चुनावों में महिलाओं का वोटिंग परसेंट 82.35 रहा था, जो कि पुरुषों के 82.24% के मुकाबले से थोड़ा अधिक रहा। 2026 के जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक कई अर्बन
और रूरल सीट्स पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है, जिससे वो हार जीत का एक मुख्य फैक्टर बन चुकी है। महिलाओं की सेफ्टी एंड आइडेंटिटी का मुद्दा हमेशा से बंगाल की पॉलिटिक्स को प्रभावित करता दिखा है। एक तरफ टीएमसी ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई, तो दूसरी तरफ संदेश खाली जैसी घटनाएं और विमेन सेफ्टी के मुद्दे ने खास तौर पर बीजेपी को महिलाओं के बीच पैठ बनाने का एक बड़ा मौका दे दिया। यहां पर बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दी। पार्टी ने महिलाओं की रिस्पेक्ट और उनकी सिक्योरिटी को अपना कोर इशू बनाया, इसे एड्रेस किया। इसके साथ ही मातृशक्ति जैसी योजनाओं के जरिए टीएमसी के बेस में सेंध लगाने की कोशिश की, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने इस योजना के मद्देनजर मिलने वाले कैश बेनिफिट को दोगुना करने का वादा किया और बड़ा खेला कर दिया। बंगाल जल रहा था, कैसे हिंदू महिलाओं के रेप हो रहे थे, मेरे भाइयों को मारा काटा जा रहा था, बच्चों को परेशान किया जा रहा था। इस तरीके से जब बंगाल जलेगा तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, और यही वजह है कि बंगाल में आप महिलाओं की वोटिंग की क्यू देखिए, इतनी लंबी लंबी क्यूज में वो इसलिए आए क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। और महिलाओं के मुद्दों पे अगर किसी ने काम किया है तो वो है पार्टी एक ही, वो है बीजेपी। ग्राउंड रियलिटी पे, चाहे चूल्हा जलाने से लेकर के, चाहे स्वच्छ भारत बनाने के लिए, टॉयलेट्स बनाने के लिए, या नल में पानी लाने के लिए, हर जमीनी हकीकत से रूबरू भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बातें पश्चिम बंगाल सहित उन 4 राज्यों में महिलाओं के संबंध में रखी, निश्चित तौर से ये निकल करके आया कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है और जो हम लोग टीवी पर देख रहे थे कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और 92% से ऊपर है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में महिलाएं आई हैं। और यही जरूर है कि जो 92% वोटिंग हुई, निश्चित तौर से वो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया उसी का कारण है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, एग्जिट पोल पर हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनी तो उसका कारण सिर्फ महिला ही होंगी। दरअसल राज्य में महिला वोटर्स की संख्या काफी अच्छी है। कतारों में लगे ये वोटर्स उत्साहित भी नजर आए थे। अब बंगाल में जहां पर कुल मिलाकर 6 करोड़ 82 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 3 करोड़ 49 लाख से अधिक पुरुष हैं, जबकि 3 करोड़ 33 लाख से अधिक महिलाएं। साफ है मतलब कि बंगाल में पुरुष और महिला वोटर्स की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में महिला वोटर्स का रुख इस बार के नतीजों में रिफ्लेक्ट होना तय है। पहले चरण में जहां पर 92.7% महिलाओं ने वोटिंग की, जबकि पुरुषों का 90.92% वोटिंग परसेंटेज नजर आया। सेकेंड फेज में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इसी के आसपास भी रहने की उम्मीद है। अब कुछ ऐसी सीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि बहुत डिसाइसिव हैं, जैसे कि जादवपुर, बेहाला, पश्चिम टोलीगंज, बारानगर, इसके साथ दमदम सहित कम से कम ऐसी 23 सीटें हैं जिस पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो कि गेम चेंजर मानी जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी और साथ ही बीजेपी को महिलाओं के लगभग बराबर की संख्या में वोट मिलने का अनुमान लगाया गया। यहां पर फर्क सिर्फ 19-20 के आसपास का ही रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों के इलेक्शन में बीजेपी ने विमेन वोटर्स को टारगेट करते हुए अपनी रणनीति को बनाए रखा। आज बीजेपी ने महिलाओं को एक डिसाइसिव वोट बैंक में तब्दील कर दिया, यानी कि ये साफ है कि महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में काफी चेंजेस हुए हैं। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, कई जगहों पर उन्होंने पुरुषों को सरपास कर दिया। पहले जो महिलाएं परिवार के हिसाब से वोट किया करती थी, लेकिन अब स्वतंत्र राजनीतिक फैसले ले रही हैं। एक डेटा ये बताता है कि लगभग 35% महिलाएं घर के मेल से अलग वोट करती हैं, यानी उनकी सोच से इतर अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करती हैं। यानी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का एक माहौल बन चुका है। इससे बीजेपी को बड़े फायदे हुए। कई राज्यों में जहां पर बीजेपी को महिलाओं से ज्यादा वोट शेयर मिला, जिन सीटों पर महिला मतदान ज्यादा हुए, वहां बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत दिखा। इसके अलावा मिक्स्ड हाउसहोल्ड्स में भी महिलाएं अक्सर बीजेपी की तरफ टिल्टेड होती नजर आईं। हाल ही में आप याद करिए, महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी लगातार विरोधियों को घेरती नजर आई और महिलाओं ने इससे बीजेपी का रवैया पॉजिटिव तौर पर देखा।
महिला बहनें ज्यादा जागरूक हो रही है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। काफी अच्छी बात है और ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफी अच्छी बात है। इस तरह का चुनाव बंगाल कभी देखे नहीं है और इस तरह का चुनाव भारत भी कभी देखे नहीं है। बंगाली लोग दिखा दिया है कि जब सिद्धांत लेते हैं ना, कोई भी आए, कोई उसको सिद्धांत को इधर उधर नहीं कर सकता है। अब बीजेपी के पूरे मैथमेटिक्स को जरा आप समझिए, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जिनका काउंटर करने के लिए पार्टीज के पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने राजनीति को सेवा यानी कि सर्विस के तौर पर पेश किया। इससे मैसेज गया कि राजनीति गंदी नहीं यानी डर्टी नहीं, बल्कि सम्मानजनक और नैतिक काम के तौर पर उसे देखा गया। ये महिलाओं के पारंपरिक रोल से मेल खाता है और ऐसे में इनकी एंट्री आसान थी। यानी पावर पॉलिटिक्स से दूरी और सर्विस पॉलिटिक्स से जुड़ाव यहां पर दिखा। दूसरी स्ट्रैटेजी रही महिला से महिलाओं का नेटवर्क बढ़ाया गया। महिलाएं घरों के अंदर जाकर बात कर सकती थी, जो महिला मोर्चा बीजेपी का रहा, जिसने घरेलू स्पेस में पेनिट्रेट करते हुए सीधे महिलाओं के साथ एक डीप कनेक्ट को एस्टैब्लिश किया। जमीनी स्तर पर पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाया। महिलाओं के लिए कई योजना बीजेपी लेकर आई, जिसमें कैश ट्रांसफर, वेलफेयर की स्कीम शामिल रही और सिर्फ योजना पर नहीं बल्कि सही डिलीवरी के साथ साथ भरोसे, साथ कम्युनिकेशन का भी इस पर एक बड़ा असर नजर आया। फिर बीजेपी ने जेंडर को क्रॉस कटिंग आइडेंटिटी बनाया। इससे कास्ट पॉलिटिक्स को डेंट भी पहुंचा। अलग अलग कास्ट की महिलाएं एक साथ जुड़ती हुई नजर आई। फिर हिंदुत्व की मजबूत और पुरुषवादी छवि के बावजूद बीजेपी ने उसे सांस्कृतिक सेवा आधारित भाषा के तौर पर पेश किया। इससे महिलाओं के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी। सबसे बड़ा जो हर्डल था समाज में बनी वो धारणा कि राजनीति महिलाओं के लिए सही नहीं, इसे भी बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। इसके लिए बीजेपी ने सिस्टम नहीं बदला, लेकिन उसी सिस्टम में एक नए स्पेस को तैयार कर दिया, जो कि महिलाओं के लिहाज से काफी मुफीद रहा। दरअसल बीजेपी ने महिलाओं को सिर्फ जोड़ा नहीं, बल्कि एडवांस पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया। आज का इलेक्शन सिर्फ कास्ट बेस्ड नहीं रह गया, बल्कि जेंडर ड्रिवन भी है। फिलहाल ये तो साफ है कि सिर्फ वेलफेयर का नहीं बल्कि रियल गेम नैरेटिव प्लस ट्रस्ट का मन बन चुका है। महिलाएं अब पैसिव वोटर नहीं बल्कि डिसाइसिव स्विंग फैक्टर के तौर पर मजबूत होती जा रही है। खैर, ये तो महिला वोटर्स की बात हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार कैसे अलग रहा, समझना ये भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन में इस बार एक भी मौत की घटना नहीं आई, जो कि इसके रक्त रंजित इतिहास में पहले दिखती रही और इस बार ये एक बड़े बदलाव के तौर पर देखी गई। इसका पूरा श्रेय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारी और सीएपीएफ की मुस्तैदी को जाता है। साल 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान 52 मौतें हुई थी, लेकिन साल 2026 में ये आंकड़ा 0 पर बना रहा। ये बंगाल के खूनी अतीत में बड़े बदलाव की कहानी के तौर पर दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीएपीएफ की इस कोशिश का नतीजा रिजल्ट के दिन भी नजर आना चाहिए। यानी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जीते या फिर वो हारे, बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस के कल्चर को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि 18 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद उत्तर 24 परगना जिले में पार्टी के अंदरूनी झगड़े के चलते टीएमसी के एक बूथ अध्यक्ष की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की गई। ये घटना विधानसभा चुनावों में हुई पहली जानलेवा घटना थी, लेकिन इसके बाद फुल स्टॉप लग गया। दरअसल पिछले 1 दशक में 16 राज्यों में हुए चुनावों के दौरान हिंसा के मामले में जहां पर पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा,
2016 के राज्य चुनावों में हुई 200 से ज्यादा घटनाओं को लेकर 2023 के पंचायत चुनावों में हुई 350 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं, और इन सभी में टीएमसी के इन्वॉल्वमेंट की खबरें आती रहीं। साल 2018 में बीजेपी ने सीपीआई-एम की जगह ले ली थी और दूसरा स्थान हासिल कर लिया था। सेकंड पोजीशन बीजेपी ने हासिल की थी। अब बीते एक दशक में बंगाल उन बड़े राज्य जिसमें 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, ये सबसे ज्यादा हिंसक रहा, जहां आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन और इवेंट डेटा की तरफ से जुटाए गए डेटा से पता चलता है कि 2021 के बंगाल चुनाव सबसे ज्यादा हिंसा से भरे रहे। इन चुनावों के दौरान मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से लेकर नई सरकार बनने तक 300 से ज्यादा घटनाएं रिकॉर्ड हुई, जिसमें 278 घटनाएं बड़ी हिंसा से जुड़ी थी। साल 2006 में 5 मौतें हुई। साल 2008 के पंचायत चुनाव में 45 मौतें, 2009 के लोकसभा चुनाव में 15 जाने गई। साल 2011 में जहां पर 17 जाने, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 7 जाने गई। बहरहाल इस बार किसी बाहुबली की शक्ति से ज्यादा बोलबाला दिखा नारी शक्ति का, और शायद यही वजह रही कि वोटिंग के दौरान हिंसा नहीं बल्कि कोमलता, सॉफ्टनेस ज्यादा नजर आई।